अच्छा जी, तो you people were commenting on the definition of the HRIS. तो इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी. Moving toward the definition, before moving toward the definition, we have to study the basically trends in human resource management कि किस तरह human resource development हुई है और किस तरह जो है टेक्नोलॉजी जो है उसने ह्यूमन रिसोर्स को जो है ह्यूमन रिसोर्स के लिए टेक्नोलॉजी एक वाइटल और सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस जो है वो कब उसने गेन की. तो इसको हम देखते हैं. सबसे पहले देखिए, ये आपको स्लाइड नजर आ रही होगी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सर नहीं आ रही नजर। क्यों नहीं आ रही नजर? सबको नहीं आ रही? सर आ रही है सर नजर। अब आ गई. आई थिंक वो थोड़ा 1-2 सेकंड्स डिले हुआ. सर आ रही है नजर। चलें जी, ओके. तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. वैसे तो ये जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का आपने सुना हुआ, इससे पहले भी सोशल वेलफेयर की बात होती थी, लेकिन क्योंकि बुक्स के अंदर ज्यादातर जो बुक्स हैं हिस्टोरिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप और इन डेप्थ इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जाएंगे तो देन उसके अंदर फिर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं. बट तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पर्सनल डेवलपमेंट. ये प्री वर्ल्ड वार सेकेंड की बात है. जब प्री वर्ल्ड वार जो है उससे स्टार्ट हुई तो उस वक्त जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है वो काम करता था. और आज भी बहुत बहुत सारे इदारों में इसी नाम से और इसी की जो प्रैक्टिसेस हैं वही काम कर रही है. स्पेशली अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इवन बहुत सारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसके अंदर अभी तक ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये चल रही है. अब व्हाट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन? क्या होती है सर जो पर्सोनल है वो आई थिंक इज द अदर वर्ड फॉर द स्टाफ यू आर मैनेजिंग. तो उस पर्सोनल को एडमिनिस्टर करना इज द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन द can say staffing. Staffing is a good word. Staffing included the recruitment, staffing included the planning, staffing included the selection, staffing is everything. Yes. Okay, so anyone else who want to comment on the पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू में जो बिल्कुल हम पढ़ते हैं उसमें यही बात होती है, बहुत ज्यादा लिमिटेड उसकी फंक्शनैलिटी थी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की कि एम्प्लॉय आएगा उसको रखा जाएगा, उससे रिलेटेड मामला को बस देखा जाता था. ज्यादा उस पर ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना उस पर जो है फर्दर कोई अगर उनके कोई इश्यूज और होते थे मेडिकल या कोई और चीज होती थी, ये सब मामला नहीं देखे जाते थे. बस सिंपल उनकी स्टाफिंग रिलेटेड जो अभी कामरान भाई ने कहा वो बस एक लिमिटेड बिल्कुल फंक्शनैलिटी थी उसकी. ओके, लिमिटेड फंक्शनैलिटी से मुराद ये है कि आप जो है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, खास तौर पर फाइल मेंटेनेंस की जो आप बात करते हैं, फाइल मेंटेनेंस एंड लीगल इश्यूज जो है, ये दो चीजें आमतौर पर जो है, लीगल इश्यू भी बहुत कम, लेकिन फाइल मेंटेनेंस जो है खास तौर पर उसके ऊपर ज्यादा फोकस था. एडमिनिस्ट्रेशन में अटेंडेंस मेंटेनेंस हो गई, फाइल मेंटेनेंस हो गई, और उस दौर में वैसे पेरोल भी आ चुका था तो पेरोल मेंटेनेंस वगैरह थी, लेकिन बस पेरोल इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्स साइड. इट वाज मैनेजिंग बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. देन बट सर प्लीज Sir, we can say that it's a type of HR because यहाँ पे भी जो है वो एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, उसे उसकी नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग या फिर उसको ट्रेन किया जाता है या कुछ इस तरह के जैसे ग्रेवनेस होती है, तो हम कह सकते हैं इसको कि it's a type of HR. Definitely, it's a part of human resource management. Basically, it's a historical development. तो स्टार्ट में जो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम होता था, जिसके अंदर ये प्रैक्टिसेस होती थी. फिर ये इसके अंदर और डेवलपमेंट हुई तो नई चीजें ऐड हुई. इवन के जब एचआर अभी काम कर रहा है या स्ट्रेटेजिक एचआर जो काम कर रहा है उसके अंदर भी ये सारी चीजें अभी भी मौजूद है. लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से नाउ पीपल आर नॉट ओनली मैनेजिंग द फाइल्स ऑफ द एम्प्लॉइज, नाउ दे वर मूविंग टुवर्ड द अदर थिंग्स लाइक
फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, 1945 से 1960s के दरमियान में जो डेवलपमेंट हुई उसके अंदर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट की एक बात हुई कि इसके अंदर जिसके अंदर जो है वो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके राइट्स की बात की गई है कि उसके अंदर फिर यूनियंस, आपको पता है यूएसए के अंदर यूनियंस ने जन्म लिया। और आप अगर और मजीद इसके ऊपर देखें तो फिर जो है नेल्सन मंडेला को हम देख सकते हैं, उसकी जो है जो कंट्रीब्यूशन है इस मूवमेंट के अंदर। और उसके बाद आपके पास जो है रोजी पार्क है और डॉक्टर किंग है, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो यूनियंस को और ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को जन्म दिया। और फिर लोगों ने जो है उसके अंदर यूनियंस को डील करना सीखा। फिर पहले फाइनेंशियल रिवॉर्ड की बात होती थी, लेकिन इसके थ्रू लोगों ने कहा कि जी सिर्फ फाइनेंशियल जो रिवार्ड्स हैं वो इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकते, जबकि हम वी शुड ऐड द नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड एज वेल, जैसा कि रिकग्निशन है, या किसी को आप जो है किसी की आप तारीफ कर देते हैं, या किसी को ऑफिस दे देते हैं, या इस तरह की चीजें आप दे देते हैं, तो दैट्स इंक्लूडेड इन द नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। Then we have the job analysis as well. तो ये जॉब एनालिसिस का पार्ट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं होता था। जॉब एनालिसिस जो है ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बाद आया, जिसके अंदर जॉब एनालिसिस के थ्रू द पीपल वाज डेवलपिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, एंड वी कैन आल्सो डेवलप द कंपनसेशन पैकेज थ्रू द जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब एनालिसिस के थ्रू, ये जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट जो है ये 60 के अंदर 45 से 60 के दरमियान में जॉब एनालिसिस का कंसेप्ट आ गया, जिसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की गई, जॉब इवैल्यूएशन की बात की गई, टू नो द वर्थ ऑफ जॉब, उसके ऊपर जो है वो बात की गई। तो ये सेकंड जो है डेवलपमेंट है इन द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एनीवन हु वांट टू कमेंट ऑन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर? जी, किसी को अगर कोई कमेंट करना है, कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, या कुछ आप बोलना चाहें? सर मैं ऐड ये करना चाहता हूं सर, ये जो लेबर डे होता है ये भी सर ये इसी में आ जाएगा? यस, लेबर यूनियंस जो है, यूनियंस का जो ये है, यूनियन का कंसेप्ट इसी उससे बेसिकली आया है। ये इन लोगों ने जो है इसको स्टार्ट किया है, बाद में शायद स्टार्ट हुआ, मुझे कंफर्म नहीं है कब स्टार्ट हुआ लेबर डे बनाना, लेकिन बहरहाल ये वो मूवमेंट है जिसने लेबर को जो है बहुत स्ट्रेंथ दी और लेबर को बहुत पावर दी। लेबर के अंदर जो यूनियनाइजेशन है उसका कंसेप्ट जो है वो लेकर आए। तो ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का जो कंसेप्ट है इसने काफी इम्प्रूवमेंट जो है वो लेकर आया, जिसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर काम करना शुरू किया, उनके बेनिफिट्स के लिए काम करना शुरू किया, उनके जॉब के स्ट्रक्चर्स के लिए काम करना शुरू किया। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती थी। देन मूविंग टूवर्ड द सोशल इश्यूज एरा, जिसको हम आमतौर पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इरा भी कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आफ्टर 60s जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जैसा कि हमने इनिशियल फंक्शंस जो है डिस्कस किए, जिसके अंदर तमाम एरियाज को इसके अंदर जो है वो कवर किया गया है, और डिटेल के अंदर इन चीजों को जो है HR के अंदर जो है वो देखा गया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके अंदर जो और नई चीज आई दैट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ उस वक्त जो है फिर HR का जो इश्यू है उसके अंदर फिर उन चीजों को जो है MIS के थ्रू, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो चीजों को मैनेज करने लगे, यानी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने लगे। सम डेटाबेसेस वाज देयर जिसमें एक्सेल के ऊपर लोग काम कर सकते हैं या अदर डेटाबेसेस, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो 80s तक नहीं जो है वो था। लेकिन फिर भी MIS जो है उसका यूज जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो आहिस्ता से स्टार्ट हुई। इसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि ह्यूमन रिसोर्स के तमाम फंक्शंस जो है वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, तो लोगों ने सोचा 80 से 90s के दरमियान का जो पार्ट है इसके अंदर लोगों ने डिस्कशन शुरू की कि हाउ कैन वो मिनिमाइज द कॉस्ट। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट जो है वो एफिशिएंसी से आप मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को,
का इफेक्टिवनेस की वजह से कर सकते हैं, पीपल मैनेजमेंट की वजह से कर सकते हैं, लोगों की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा के कर सकते हैं। तो दीज आर अ लॉट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू टू reduce the cost of operational cost, productivity cost और other cost। अब इसके लिए जो लोगों ने सजेशन दिया वो दैट वाज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लोगों ने ये कहा कि इफ यू वांट टू गेट एन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यानी बड़ी क्विकली इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत एक्यूरेट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप का जो काम हो वो बड़ा जल्दी हो जाए, आपकी चीजें इंटीग्रेटेड हो, तो देन यू शुड गो फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी का बेसिक इस्तेमाल है वो 80s से 90s के दरमियान में जो टेक्नोलॉजी है वो मार्केट में आना शुरू हुई, पहले से भी है, लेकिन इसका जो बूम है ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से कि कॉस्ट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को लोगों ने इस्तेमाल किया। हालांकि जो टेक्नोलॉजी खुद है उसकी जब आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए beneficial है to manage the information about the organizations। तो ये जो है उसके बाद then moving toward the technological advancement की बात हुई। ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी थी कि उसके अंदर जो है HR के फंक्शन या कॉस्ट को जो है मैनेज करने के लिए, लेकिन अब now the people thinking that how can the technology contribute toward the strategic HR? Strategic HR mean how can the technology contribute through human resource management to the profitability of the organization, to achieve the objective of the organization। फिर जो है यहाँ पर अब आप इंटीग्रेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम SAP के जो ERPs वगैरह के मॉड्यूल हैं या Oracle के हैं या इस तरह के जो भी है हमारे पास, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें इंटरनेट इनेबल वेब सर्विसेज आ गई हैं, HR बैलेंस स्कोर कार्ड की बात हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन की बात हो रही है, ह्यूमन कैपिटल को डिस्कस किया जा रहा है, बेस्ट फिट, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, HR प्लानिंग को हम जो है देख रहे हैं, और HR मैट्रिसेस। ये वो चीजें हैं जो कि विदाउट इंटरनेट जो है या विदाउट टेक्नोलॉजी जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि हम ERP जिसको हम कहते हैं, या जो हमारे पास HRIS के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो जो है नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये सारी चीजें जो है जैसे खासतौर पर मैं प्लानिंग की अगर बात करूं या मैट्रिसेस की मैं बात करूं, तो इसके लिए बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, अप टू डेट डेटा चाहिए, एक्यूरेट और एफिशिएंट जो है एफिशिएंसी चाहिए, डेटा एक्यूरेट चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल होगी। तो इस वक्त हम जो है बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, हम बात कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं, नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड द एडवांसमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो और उससे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लोग फायदा उठा रहे हैं। तो 90s से लेकर अब तक जो है अब टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी लोग रिमूव कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज की तरफ आ रहे हैं। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी टुवर्ड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन मूविंग टू द toward the contribution in the profitability and achieving the organization objective raise the importance of the technology। तो हमें अगर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस को, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि दे शुड बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल शुड बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अगर उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ग्रिप नहीं होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती होगी, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं पता होंगे कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल है, उनकी क्या मेन फीचर्स हैं, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीजें जो है वो हमें एक HR प्रोफेशनल्स को मालूम होना चाहिए। और कैसे मालूम हो सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दे शुड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द HR, यानी जो टेक्नोलॉजी गेन करने का पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर उसकी कॉस्टिंग है, टू फाइंड द वेंडर्स और उसकी नेगोशिएशन है,
ये सारी चीजों के अंदर HR के लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है उनके अंदर जो है वो नॉलेज क्रिएट करेगी रिलेटेड टू नॉलेज, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। और इसी तरह ट्रेनिंग भी उन्हें लेनी चाहिए। सैप की आजकल ट्रेनिंग है, ऑरिकल की ट्रेनिंग्स है, इन ट्रेनिंग्स को लेकर भी वो जो है इसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इन दिस कोर्स वी आर नॉट बेसिकली गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, या हम HRIS सिस्टम डेवलप करने के लिए नहीं जा रहे। We are basically going to discuss about the importance of HRIS. How can we find the vendors? How many softwares are available? Which are the best software in terms of the cost, in terms of the security, in terms of effectiveness and efficiency? तो ये चीजें हम जो है इस कोर्स के अंदर सीखने के लिए जा रहे हैं। How can we analyze the overall HRIS system, effectiveness? इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। Now, if you have any question or if you have any comments, if you want to add something in this slide, you can add. मेरा इस स्लाइड पर मैंने अपने सर एक चीज मैंने अभी देखी, ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 है, इसमें एक चीज है कि हॉथॉर्न स्टडीज जो जॉर्ज हिल्टन मैयो ने जी बिल्कुल की थी कि वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से अगर लोगों को एनवायरनमेंट सही दिया जाएगा तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बस एक चीज ऐड करने की। ये दैट इज द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के ही ये जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं ना। जी सर बिल्कुल, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट बिल्कुल इसी के अंदर ये बिल्कुल इसका पार्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो उसकी तो बाकायदा एक स्टडी है, उसको जो है वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता, मैं इस वजह से उसकी तरफ गया नहीं। हमारा असल में जो ऑब्जेक्टिव है मेन, दैट इज टू डिस्कस द टेक्नोलॉजी, इस वजह से मैं उस तरफ नहीं गया। यानी एनीवन एल्स? सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा था। सोशल आपने जैसे हमने यहाँ तक तो कमेंट कर लिया था, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। सोशल इशू एरा जो था वो पीरियड था जहाँ पे सिस्टम्स का पर्सनल कंप्यूटर्स के नाम से जो है वो जो है ऑफिसेज में आना शुरू हो गए थे। शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और लोगों को इसका इस्तेमाल भी सही से नहीं आता, तो वो खाली उन्होंने उस टाइम पे जो है वो उसका एम्प्लॉइज का खाली डेटाबेस रखना शुरू किया था जो कि बिल्कुल बेसिक रिलेटेड डेटा था। ओके ग्रेट। उसी को जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एरा जब आया था तो उन्होंने फिर और उसमें इंफॉर्मेशन जब डालना शुरू किया, सॉफ्टवेयर अच्छे आ गए, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, उन्होंने फिर जो एक्सेल और ये सारे जो ऑफिसेज वगैरह आ गए, वहाँ पे उन्होंने बेसिक वहाँ से और शुरू किया, उसको लेके आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता और सॉफ्टवेयर आना शुरू हो गए थे मार्केट के अंदर। जैसे आपका जो कोबॉल और कुछ लैंग्वेजेस वगैरह थी उस टाइम पे, ये सारी जब आई थी तो उन्होंने फिर वहाँ से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको इफेक्टिवनेस निकालना शुरू कर दिया कि एक एम्प्लॉय जो है हमें कितना वो इफेक्टिव कितना पड़ रहा है। वो बेसिक ही था, बिल्कुल इनिशियल एरा ही था। फिर सर यहाँ से टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक HRM में जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पे अब तो इतनी हद तक जो है मतलब एडवांस लेवल हो चुका है कि एक कंपनी जो है एम्प्लॉय के ऊपर अगर कोई खर्चा कर भी रही है, लेट्स सपोज जैसे अब आजकल जो बड़ी मल्टीनेशनल्स है उसमें इस तरह से होता है कि अगर किसी को हमने सिस्टम दिया, लैपटॉप दिया, तो उसका कॉस्ट है वो भी उसमें मेजर किया जाता है। इवन उसमें अगर कोई सॉफ्टवेयर डाला जाता है, लेट्स सपोज सैप है, तो सैप की यूजर आईडी का जो लाइसेंस होता है, या अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस का ईयरली जो अमाउंट होता है वो सारी चीजें कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है, इंक्लूडिंग द फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सब चीजें तो खैर बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। ये जो सॉफ्टवेयर या कोई और अगर हैवी एक्सपेंसेस हैं, जैसे उनको कोई अलाउंसेस दिए जाते हैं या कोई और चीज़ है, तो ये सारे अलाउंसेस वगैरह ये चीज़ें जो है उसमें अब टेक्नोलॉजी एरा में ये अब बहुत ज़्यादा इसमें वास्ट हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन आ गया है। अब क्लाउड बेस्ड भी जो है ये सारी चीज़ें हो रही होती है और सारा डेटा जो है, ताकि डेफिनेटली उसको ये भी एक प्रॉब्लम आ गया है कि ये हैक ना हो जाए, इससे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, उसको हमें ये देखते हुए जो है इसको रखना पड़ता है और सिक्योरिटी इसके और बहुत ज़्यादा रखी जाती है। सारा HR बैलेंस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे सर आना शुरू हो गया कि हम एक एम्प्लॉय पे जो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी, क्या वो आया हमें उससे, डेफिनेटली कंपनी है तो वो सोचती है कि इससे कहीं ज्यादा हमें रिटर्न करके दे रहा है या नहीं दे रहा, तो वो ये सारा बैलेंस स्कोर कार्ड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी HR मैट्रिक्स जो रिलेटेड एक्टिविटीज और फंक्शंस है,
ये सारी जो है यहाँ पे शुरू हो गई हैं, जो कि अब मॉडर्न एरा में इस करंट पीरियड में से ये सारी चीजें चल रही होती है। चले मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? कोई और कमेंट करना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है? अदरवाइज आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर 3 रिसोर्सेज का जिक्र किया गया है। द नंबर 1 इज द फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो इम्प्लाइज है बेसिकली। अच्छा, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। द ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात करते हैं दैट इज बेसिकली द एम्प्लॉइज। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात कर रहे हैं तो देन ह्यूमन रिसोर्स शुड हैव नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। ये तो हम वैसे ही जो है वो बात कर चुके। अब इसको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो है वो चीजें मौजूद है। और अब हम फर्दर जो है HRIS या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आमतौर पर जो है सिस्टम वेदर ऑटोमेटेड और मैनुअल दैट कंसिस्ट ऑफ द पीपल एंड द मशीन्स। ठीक है, तो ये ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कि आप मैनुअल भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको जो है आप मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो कंसेप्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का दैट इज बेसिकली दी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द मशीन्स। मशीन में कंप्यूटर्स हैं या बाकी चीजें जो है वो आ जाती हैं। अब इसमें काम क्या होता है दैट इज द कलेक्शन ऑफ द डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा एंड द डिसेमिनेशन ऑफ द डेटा। तो dissemination of the data means the basically the transfer of data from one unit to another, from one employee to another employee। तो ये जो है ये इसके लिए आमतौर पर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो इसके ऊपर। पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी क्योंकि आप लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज HRIS। HRIS क्या होता है? HRIS इज बेसिकली सिंपली अ सॉफ्टवेयर या सिस्टम जिसके अंदर जो है हम क्या कर रहे होते हैं, वी यूज टू एक्वायर, store, manipulate, analyze and distribute information to support HRM and managerial decision। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ना कि सिर्फ HR के और मैनेजरियल डिसीजन के ऊपर बात हो रही है, बल्कि वी कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर द प्लानिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, फॉर द प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी कैन आल्सो यूज दिस softwares, this kind of software to get the organizational objective, to increase the profitability for the organizations। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जो है हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। ये हार्डवेयर भी इसमें शामिल होती है, सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है इसके अंदर। पीपल, फॉर्म, पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड डेटा, ये सारी चीजें मिलकर जो है HRIS को बनाती हैं। इट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बेसिकली। जो पहले आपने देखा कि ये हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल वर्क, ट्रेडिशनल पेपर सिस्टम होता था, लोग उसी पे काम करते थे, लेकिन the people are moving toward the computerized system and the system generate accurate, timely, employee information to fulfill the organization objective। ये जो सिस्टम है HRIS का, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट और टाइमली, मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके, उन ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। अब इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे चल के और मजीद इसके ऊपर हम बात करेंगे। बट इफ एनीवन वांट टू कमेंट ऑन दिस स्लाइड एंड द प्रीवियस स्लाइड, ये मैं पहले इस स्लाइड की बात करूंगा, टाइप ऑफ रिसोर्स है जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की गई है, एंड द HRIS। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड। से डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन में सही क्वेरी करनी थी, जो वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज होती है, जो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर जो होता है, ये वो वही चीज है ये सर? इसके अंदर देखें
अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट की बात करें तो नॉलेज इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कर सकते हैं। आपको कोई चीज किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तमाम एक क्लिक के ऊपर सबको जो है सबके साथ शेयर करते हैं। इसको डिस्मिनेशन कहते हैं। डिस्मिनेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ द डेटा, शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये डिस्मिनेशन का ये मतलब होता है। वो किसी किस्म की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या बाहर से किसी भी आप मालूम कर सकते हैं। जी प्लीज। सर जैसे अगर एक डिपार्टमेंट को जो है डेटा रिक्वायर्ड है तमाम एम्प्लॉयज़ का, तो वो जो है एचआर डिपार्टमेंट अगर प्रोवाइड करे, तो ये इस पॉइंट में कहना चाह रहे हैं? देखिए एचआर जो है ऐसा भी हो सकता है कि एचआर जब सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड जब होता है तो उसमें ये होता है कि आपको एचआर वालों के पास जाकर डेटा लेने की जरूरत नहीं होती है। Now you should have the authority to get access to those data. तो आप क्या करेंगे कि एचआर वालों से कहेंगे कि जी हमें इसकी अथॉरिटी दे, हमें इस डेटा को इस्तेमाल करना है, तो वो आपको अथॉरिटी देंगे, आपके पास डेटा आ जाएगा, या वही खुद ही एक क्लिक के ऊपर आप तक वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं। पहले क्या था, अब क्या होगा, अब आप ईमेल करेंगे, उनको बोलेंगे जी मुझे डेटा चाहिए, वो वहां से सॉफ्टवेयर से निकालेंगे और फिर आपको डेटा सेंड कर देंगे। वजह इसके कि वो सारी चीजें मैनुअली कर रहे हों या ईमेल के थ्रू करें, तो वो डेटा के अंदर HRIS के अंदर जो सिस्टम है उसके अंदर वो सारी चीजें ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन दी सॉफ्टवेयर। अब उन्होंने सिर्फ आपको एक्सेस देना है। इफ यू हैव एक्सेस on the list of the employees, on the job description, job specification of the employees, तो आप कर सकते हैं। इसमें ये एक चीज होती है कि आप हर एक को हर एक चीज की इंफॉर्मेशन जो है उसका एक्सेस नहीं दे सकते। तो इसलिए कुछ चीजें हर डिपार्टमेंट अपने पास ही खाली रखता है और उसी के थ्रू जो है आप उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो डिसेमिनेशन से मुराद ये है कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, उस डिपार्टमेंट के थ्रू एक दूसरे तक। क्योंकि अब इसकी एक और मिसाल भी हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एडमिशन की अगर बात करूँ तो एडमिशन में क्या है कि एक बंदा अगर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास भी चली जानी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जो है टीचर के पास भी चली जानी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जो है बाकी जो एकेडमिक ऑफिसर्स हैं उनके पास भी चली जानी चाहिए। तो जो है दैट इज दी ERP सिस्टम के एक बंदा क्लिक करेगा, एक ऐड करेगा तो उसका पर्पस जो है वो तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा, यानी वो उस की इंफॉर्मेशन तमाम लोगों को पता चल जाएगी। तो आप जो कह रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपको डिपार्टमेंट से कोई डेटा चाहिए तो आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या वो लोग आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि इस वर्ड डिसेमिनेट पे ये सारी बात चली। जी अगर हम वर्ड मीनिंग पे जाएं तो डिसेमिनेट का मकसद ये होता है कि यूं तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी बोथ वेज, बट जब टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक चीज़ें शेयर होती हैं तब ये वर्ड डिसेमिनेट यूज होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर नीचे वालों को आप दोबारा दे दें। और सर एक और रिक्वेस्ट है, स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं मुझे नहीं सर हो रही हैं। अच्छा नहीं शो रही सर, हो रही है ज्यादातर लोगों को? यस सर हो रही है। यस सर हम लोग को शो हो रही है। ठीक है, तो Yes, आप sir. जरा देख लो बेटा, दोबारा रीज्वाइन कर। जी सर मैं अपनी तरफ में देख लेता हूँ। ठीक है जी। एक मैं रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ सर कि डेटा एनालिसिस की बहुत बात होती है पब्लिक सेक्टर के अंदर, इस पर डेटा एनालिसिस की बहुत बात होती है, ठीक है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा सर एलाबोरेट कर दीजिएगा। हाँ डेटा एनालिसिस देखें, अब जब HRIS जो है वो मार्केट में आ गया है तो अब डेटा एनालिसिस का मतलब, यहाँ जो डेटा एनालिसिस का मतलब है उसका मतलब जो है वो ये होता है कि आप किस तरह जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा को आप एनालाइज करके डिसीजन कैसे ले सके। अब आ जाता है HR मैट्रिसेस। यहाँ पर HR में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट HR मैट्रिसेस। HR मैट्रिसेस और HR एनालिटिक्स के थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके जो डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल होता है, जो डेटा अवेलेबल होता है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको हम यूज करके हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि
जो रिक्रूटमेंट का सबसे बेहतरीन सोर्स कौन सा है। तो यू कैन गो एंड एनालाइज द डेटा विच इज अवेलेबल इन योर सिस्टम। तो आप एक क्लिक के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि विच सोर्स इज मोर सुटेबल टू हायर द मैनेजर्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो आप एक क्लिक के ऊपर इसको आप देख सकेंगे। इसी तरह आप ये देख सकेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बहुत बेहतरीन और इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि क्वालिटी जो हायरिंग है वो कौन से सोर्स के थ्रू हो रही है, वो आप देख सकते हैं। आप टर्नओवर एक क्लिक के ऊपर देख सकते हैं, और टर्नओवर के साथ ये भी देख सकते हैं कि व्हाई पीपल आर लीविंग, यानी ये इसका आंसर भी आपको मिल सकता है। यानी आप हाइपोथेसिस भी जनरेट करके उसके आंसर्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग छोड़ के जा रहे हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इफ यू कैन यूज द डेटा विच इज अवेलेबल इन योर डेटाबेसेस या इन HRIS, तो उसके थ्रू आप मुख्तलिफ चीजों को लिंक करते हैं। फर्स्ट थ्रू आपने लिंक किया कि टर्नओवर एंड द कंपनसेशन सिस्टम, which is the salary, which is the other benefits, which reward system, ये सारी चीजों को आपने लिंक कर दिया। फिर you have linking with the other side, like culture को आपने उसके साथ लिंक कर दिया, employee engagement, employee involvement उसको इंगेज कर दिया आपने, जो आपके वो हैं क्या कहते हैं मैनेजर्स के एटीट्यूड्स वगैरह हैं उसको आपने उसके अंदर जो है वो कर दिया। तो इनका आपस में जो है ये रिलेशनशिप, जो डेटा है ये रिलेशनशिप आपको निकाल के देगा, और उसकी बेसिस पर आप फैसला कर सकेंगे या एक्यूरेट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जो आपको बताएगा कि व्हाई पीपल आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह सर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एग्जिट इंटरव्यूज भी होते हैं, जिनका भी डाटा जो है वो HRIS में ही कलेक्ट किया जाता है। डेफिनेटली। तो ये डेटा अगर डेटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो आप जो है ये एनालाइज नहीं कर सकते डेटा। तो इसके लिए जरूरी है कि डेटा HRIS के अंदर अवेलेबल हो। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप पुट कर दें इस सॉफ्टवेयर के अंदर, उससे आपके पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरा डेटा इसके अंदर होगा। उससे भी आपको पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा है उसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट जो है डेटा एनालिसिस आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, और ये सारी चीजें HR मैट्रिक्स और HR एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, यानी आजकल डैशबोर्ड का कंसेप्ट आ रहा है। तो डैशबोर्ड आप अगर गाड़ी में देखें तो गाड़ी में सामने आपको डैशबोर्ड पर पूरी गाड़ी जो है वो नजर आ रही है कि गाड़ी परफॉर्म कैसे कर रही है। इसी तरह जो डैशबोर्ड होता है कंपनी का, उसके अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि आपकी कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है। उसमें टॉप मैनेजमेंट भी उसको इस्तेमाल कर सकती है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके मैनेजर्स भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर और स्लाइड आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग जो है इस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज और बहुत सारी चीजें भी हैं, जिसके अंदर ये है कि जो डेटा आपके पास है वो डेटा कितनी यूजेबल है, यानी क्या वो डेटा प्रॉपर है जो सिस्टम के अंदर इनपुट किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है डेटा के अंदर फ्लॉ है। अगर डेटा में फ्लॉ है तो देन HRIS का जो भी एनालिसिस होगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हो जाएगा, क्योंकि अगर डेटा गलत होगा तो आप उसी डेटा की बेस पर फैसले कर रहे होंगे, और लेकिन वो क्योंकि डेटा इनपुट ही गलत हुआ या गलत जो है वो डेटा उसके अंदर लोगों ने जो है इनपुट किया है, तो उससे आपके जो डिसीजंस हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी HRIS या HR मैट्रिक्स इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है दैट इज द डेटा, which should be accurate and which is timely available on the system। तो तब आप जो है इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जी, एनी कमेंट? या जिनका सवाल था उनको जवाब मिल गया उसका? जी, किसने सवाल किया था? रशीद साहब ने किया था सर, डेटा एनालिसिस। जी रशीद साहब, आप हैं मौजूद हमारे साथ? रशीद साहब आप मौजूद हैं?
सर उनका अकाउंट तो नजर आ रहा है, वो शायद कोई इंटरनेट इशू है या बिजली का मसला, पता नहीं। ओके, हो सकता है, या हमें लगा कर खुद चले गए। सर वो उनका माइक खुला हुआ है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क का मसला आ रहा है। हाँ सर, मैसेज किया उन्होंने कि वो अवेलेबल हैं। अवेलेबल है, चलें जी, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। जी जी, अगर कोई अब किसी आवाज आई? का, जी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। सर ये थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा इसको डिस्क्राइब किया। मैं एक अगर आप इजाज़त दें तो एक केस शेयर करता हूँ। जी प्लीज। ये पब्लिक सेक्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, क्योंकि हर प्रोविंस के पास है, तो उसके पास अपना डेटाबेस है। पंजाब की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने मतलब तमाम घरों का, रोड्स का, फसलों का, हर चीज़ का डाटा मैनेज वेरी किया। गुड। जब ये फ्लड वगैरह आते हैं, फिर लोग मैनिपुलेट करते हैं कि हमारी तो फसलें बह गई, हमारा ये हो गया, अभी उसका हुआ था। आवाज आपकी कम हो गई है। अभी रिसेंटली जो इनका हुआ था टिड्डी दल वगैरह का, इस टाइम पे लोगों ने मैनिपुलेट किया, तो उनके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है घरों का, कच्चा घर है, पक्का घर है, या रोड कच्ची है या पक्की है, और देहात के अंदर कितने अपने विलेजेस के अंदर हाउसेज हैं, और क्या फसलें वगैरह हैं, क्या जानवर हैं, हर चीज़ का डाटा उनके पास मौजूद है। और जब ये कि कोई ऐसी कैटास्ट्रोफी आती है, कोई ऐसा सैलाब या इस तरह कोई ज़लज़ला वगैरह आता है, तो उनके पास तमाम डाटा मौजूद होता है, और उसी को वो यूज़ करते हैं। लोग आके मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं हमारी तो फसलें लगी हुई थी वो बह गई हैं, हमारी रोड बह गया, हमारे घर टूट गए, तो उस डाटा को वो यूज़ करते हुए फिर वो डिसीजन लेते हैं। सही है। क्या असल में इस डेटा में एक जो सबसे बड़ी मैंने बात बताई है कि डेटा अपडेट भी होना चाहिए। डेटा एग्जैक्टली ये मसला ये है, डेटा के अंदर डेटा तो होगा, लेकिन उस डेटा क्या वो अपडेट हुआ भी है या नहीं है। पता चले कि वो 10 साल पुराना डेटा आप लेके बैठे हैं, वो एवरी वीक डेटा को अपने को अपडेट करते हैं। उनके सर्वे टीम्स हैं जो फील्ड में रहती हैं। कंपैरेटिवली जो सिंध के पास है वो ये फैसिलिटी, ये अभी पब्लिक सेक्टर में ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसलिए जो कराची में इमारतें गिर रही हैं, इनके पास कोई डाटा नहीं है कि ये इमारत जो गिरी है ये लीगल थी, इलीगल थी, या किस प्लॉट पे बनी हुई थी। ऑलमोस्ट 500 जो इमारतें हैं वो गिरने के काबिल हैं कराची में, उनके पास इस चीज़ का डाटा है। बट जो अभी 5 गिरी हैं पिछले 6 मंथ के अंदर अंदर, उनका डाटा उनके पास मौजूद नहीं था, और उनको 500 में भी वो इंक्लूड नहीं थी। तो बस ये एक चीज शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास तो ऐसा डेटा मौजूद होना चाहिए, तभी वो जो है चीज़ों को मैनेज कर सके, कि जैसे टैक्सेस का डेटा है या बाकी डेटा जो है, और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। नादरा ने काफ़ी हद तक इसको जो है वो बेहतर तो किया है, लेकिन और भी अभी टेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया तो बहुत आगे चली गई है, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं, तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इन्हीं बेसिस पर डिसीजन होगा तो ज़्यादा एक्यूरेट और बेहतर होगा। वरना लोग जैसे आप बोल रहे हैं कि मैनिपुलेट करते हैं, हर बंदा आता है मुझे चाहिए, मैं तबाह हो गया, हालांकि उसको कुछ हुआ भी नहीं होता। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं HRIS के? HRIS के यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, सॉरी 5 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं, बट देयर आर मैनी अदर्स आर अवेलेबल। लेकिन यहाँ पर जो मेजर हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है HRIS का, वो ये है कि टू मेक द डिजायर्ड एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल द राइट फॉर्म टू द राइट पर्सन एंड एट राइट टाइम। तो ये सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि डिजायर्ड और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए उस सही बंदे के पास और सही टाइम पर। ये भी बहुत इसके अंदर मसला है सॉफ्टवेयर के अंदर, कि इसकी सिक्योरिटी ना उसका बहुत बड़ा मसला है। अगर ये हैक हो जाए या लोगों का एक्सेस तक हो तो लोग इसको मैनिपुलेट कर दें। अगर एक दफा डेटा मैनिपुलेट हो गया तो फिर सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ना वो गलत होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सही बंदे के पास उसका एक्सेस होना चाहिए, और वो डेटा जो है वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होनी चाहिए और डिजायरेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये हमें ये जो है रिलेवेंट और डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल करता है सही बंदे को और सही टाइम पर। तो ये तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इससे कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होती है और ये इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। यानी आप इसके थ्रू कॉस्ट, अब ये कॉस्ट मिनिमाइजेशन कैसे हो सकती है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन
के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। पहला ये है कि आप HRIS को इस्तेमाल करके वो लोग जो कि बार-बार उसी डेटा को जो है जब भी काम होता था तो उसी डेटा को दोबारा निकालने के लिए जाते थे, एक्सेल को खोलते थे या कोई मैनुअल काम होता था उसको जाकर देखते थे, उससे ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था। तो ह्यूमन रिसोर्स की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर आ जाती है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट को और आप मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो है ये अपडेट रखना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन को अपडेट रखता है और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है इसका है कि आप टू यूज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। तो डेटा प्रोसेसिंग की आप जो बात कर रहे थे, ये एफिशिएंट और इफेक्टिव वे है जिससे आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन टू ऑफर डेटा सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्राइवेसी। जब से टेक्नोलॉजी आई है उस वक्त से डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है। आज भी कंपनीज HRIS को लेते हुए सबसे पहला सवाल यही करती हैं कि ये हमारा डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी कितनी होगी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो छोटे बेसिकली कंपनी है वो अभी तक इस बात पे हैं, डर रही हैं कि ये जो HRIS होता है, ये टेक्नोलॉजी जो होती है इसके अंदर प्राइवेसी जो है वो बाकी नहीं रहती, क्योंकि एक्सेस हो जाता है बहुत सारे लोगों का, डेटा हैक हो सकता है। तो ये जो है इसका HRIS के अंदर ये इसका फोर्थ जो है ऑब्जेक्टिव है कि जो डेटा है उसकी प्राइवेसी रखी जाए, उसकी सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। आजकल आपको ने देखा है कि क्लाउड के ऊपर जो है डेटा जो है वो मेंटेन किया जा रहा है, ताकि अगर आपके जो सिस्टम्स हैं उन्हें कोई खराबी हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाए, जैसे आपने देखा अभी नेशनल बैंक में जो है वो आग लग गई थी तो पूरा तबाही हो गया, उनका डेटा ही खत्म हो गया। अब ये डेटा जो है अगर क्लाउड के ऊपर अवेलेबल होगा तो भले सिस्टम में कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका डेटा जो है वो क्लाउड पे अवेलेबल होगा। तो नाउ सर क्लाउड इज ऑल्सो अनसेफ, क्योंकि अगर डेटा किसी ने हैक करना है तो क्लाउड से इजीली कर सकता है अगर कोई स्मार्ट हैकर हो तो। जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि लोग इस वजह से भी अब जो है वो क्लाउड के ऊपर नहीं जाना चाहते, या अब तक लोगों को ये यकीन नहीं दिला सके क्लाउड स्पेस प्रोवाइडर कि वहाँ पर उनका जो डेटा है वो कितना सिक्योर होगा। वहाँ पर तो एक्सेसिबिलिटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डेटा जो है उनका हैक हो जाएगा या उस डेटा को आगे लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कोई थर्ड ऐसा पर्सन होगा जो कि आपके डेटा की असल में ओनरशिप रखता होगा, और वो कहीं आपका डेटा बेच भी सकता है, वो कहीं डेटा आपका कहीं इस्तेमाल भी कर सकता है किसी गलत काम के अंदर। तो ये क्लाउड का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जो चल रहा है। जी सर बिल्कुल। जी, उसके बाद है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी अक्रॉस यूनिट। ये तमाम जो यूनिट्स यानी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके दरमियान में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट तक की जो इंफॉर्मेशन है वो वहां जाकर लेने की बजाय वहीं बैठे बैठे उसको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस तरह अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन तमाम यूनिट जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन उस पर अपडेट करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहां से ले भी सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फिलहाल पांच ऑब्जेक्टिव का ही जिक्र किया है। इफ एनीवन वांट टू शेयर अदर या इसी के ऊपर कोई आप कमेंट करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने कॉस्ट की मिनिमाइजेशन का बताया, तो हम डाटा एनालिटिक HR मैट्रिसेस के थ्रू जो है हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हम एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट हो रही है। आप ये अपने डाटा के थ्रू ये फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि जो कॉस्ट का आपको जब डाटा मिल जाएगा कि पर एम्प्लॉय क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको ड्यूरिंग हायरिंग, तो आप उस कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Sir, can you please elaborate objective number 1 again? जी जी बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो है दैट इज बेसिकली
to make the availability of the desired and relevant information to the right person on right time। यानी जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन से मुराद ये है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द सर्विसेज, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। यहाँ पे क्योंकि हम HRIS की बात कर रहे हैं, तो HRIS यहाँ का जो है इसका मतलब है कि HR से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होगी, और रिलेवेंट और डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वही जो है वो लोगों तक पहुंच सकेगी और सही टाइम पर पहुंचा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं होगा कि एक इंफॉर्मेशन जो है वो एक बंदे तक पहुंचनी है तो हर बंदा उस पर एक्सेस हो सकता है। तो राइट पर्सन का मतलब है सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सकेगा जिसको राइट दिए होंगे ऑर्गेनाइजेशन ने। दूसरा, राइट टाइम पे इसलिए है कि क्योंकि डेटाबेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपने तो एक क्लिक करना है, एक क्लिक के ऊपर आपके पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। बट इंफॉर्मेशन अवेलेबल तब होगी जब आप उसको रेगुलरली इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहेंगे। तो इस HRIS के थ्रू क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो रेगुलर अपडेट होती है ताकि राइट टाइम पर वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। जब उसकी जरूरत हो, जब उसकी डिजायर हो, तो तब वो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो। तो ये फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसका मतलब है। थैंक यू सो मच सर। एनी अदर? सर एक क्वेश्चन था जी। सर ये पूछना था कि HRIS की जो भी चीज़ें सर, ये तो HRM की एप्लीकेशन हम कह सकते हैं इसको, HRIS को? HRM की एप्लीकेशन जो है उनको जो है HRIS के थ्रू हम जो है उसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द HR एप्लीकेशन थ्रू HRIS, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि सर इसमें सारी चीज़ें वही है जो HRM में ही है, क्योंकि सर ये HRM के अंदर आती है HRIS। डिस्कस होंगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, टेक्नोलॉजी जो है वो ऐड हुई है, सिर्फ यहाँ पर टेक्नोलॉजी, बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी किस तरह HR को बेहतर करती है बस ये इसके अंदर है, और बाकी तो चीजें HR को डिजिटाइजेशन में तब चेंज कर दिया, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, इसको इस तरह कह सकते हैं। बिल्कुल, डिजिटलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो कंसेप्ट आमतौर पर जो है वो देखे जाते हैं। इसमें एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक को कहते हैं EHRM और एक है HRIS। EHR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और HRIS जो है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ HR एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो सारी चीजें हैं। लेकिन HRIS बेसिकली ये सिर्फ एक डेटाबेस है जो कि हेल्प आउट करता है इन इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली जो है अप्लाई करने के लिए HRIS जो है वो हेल्प आउट करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो HRIS में क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है, डेटाबेसेस होती हैं, सिस्टम्स है, इंटीग्रेटेड यानी ERP जो है वो है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, जिसके अंदर आप रिक्रूटमेंट की आप बात कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सिलेक्शन या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हेल्प आउट करती है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक साइड। तो इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स, जी प्लीज। क्या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे नेटवर्क बना हुआ होता है, EHRM क्लाइंट साइड है और HRIS सर्वर साइड? ऐसा जो है वो मेरा ख्याल है कि हम यूं कह सकते हैं कि दिस इज अ सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी HRIS इज हेल्पिंग आउट द electronic human resource management by providing support through the technology, through the databases, ये कह सकते हैं। अगर वो उन लोगों का काम यही होता है तो शायद हम ये कह सकते हैं कि HRIS जो है ये इसमें इस तरह हेल्प आउट करते हैं।
तो एप्लीकेशन जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, आप अगर देखें तो सर ये EHRM जो है ये HRIS के बिना इज जस्ट नथिंग। डेफिनेटली HRIS इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन ये सपोर्ट करता है HRIS। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है ऑनलाइन एक एप्लीकेशन कोई बनाई है, अब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब तक किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं होगी, वो डेटा किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा, उस वक्त तक उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वही HRIS ही होगा जो उस डेटा को एनालाइज करके आपको देगा। तो इसलिए उसका बैकअप जो है वो सॉफ्टवेयर का होना बड़ा जरूरी है। उसके बगैर आप इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस के थ्रू मैनेज नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर तो वैसे जो आप वेबसाइट्स के थ्रू आप जो भी बेसिकली आप वो कर रिक्रूटमेंट करते हैं, मोबाइल्स के थ्रू आजकल कर रहे हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। बट वो सारी की सारी चीजें जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होंगे उस वक्त तक हमें उनसे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकेगा। तो सॉफ्टवेयर डेफिनेटली HRIS सॉफ्टवेयर जो है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा टू द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली बनाने के लिए जरूरी है कि HRIS आपके पास होना चाहिए, ताकि वो डेटाबेसेस को मैनेज कर सके जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ई-कॉमर्स जैसे होता है ना, तो सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसको हम कह रहे होते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के पीछे भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि चल रहे होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होंगे, खाली ई-कॉमर्स जो है उससे गुजारा नहीं होगा। यस सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इतने सारे लोगों का डाटा किस तरह से जो है वो हैंडल कर सकेंगे विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। यस बिल्कुल जी। तो कोई कमेंट, कोई बोलना चाहे, कुछ कहना चाहे इसमें बेसिकली जो है जैसे नासिर ने भी कहा कि मतलब ये ब्रॉडर विजन है HRIS और EHRM शायद उसका प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, इस तरह से इसको स्मॉलर वर्जन पे कह सकते हैं। अगर ये दोनों इंटरलिंक है। रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली इज द ब्रॉडर साइड एंड HRIS इज द सपोर्टिंग साइड। मुस्तफा समझ में आ गया आपको? जी सर, जी सर। यस। तो सर ये HRIS के अंदर हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि हम जो HR का डेटा है उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, लाइक HR प्लानिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपको बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा, वो आउटसाइड से डेटा लेकर आएगा और ये सॉफ्टवेयर उसको मैनेज करेगा। ओके 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 सर जी जी जी। तो सर इससे कोई एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे अगर किसी कोई जॉब अनाउंस होती है और अगर कैंडिडेट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो EHRM के थ्रू अप्लाई करेंगे, देन जो हमारा HRIS होगा वो हमें बता देगा कि इतने लोगों ने अप्लाई किया, इतने लोग एलिजिबल है। जी बिल्कुल, वो डेटा एनालिसिस जो है वो HRIS करेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन जिसके थ्रू जो है वो आपके पास डेटा आएगा मैनेजमेंट। थैंक यू। हेलो सर जी। जैसे कि सर एक वेबसाइट है rosie.pk, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम अप्लाई करते हैं, तो वो EHRM में आएगा? जी, वो अप्लाई जो आप कर रहे हैं डेफिनेटली वो EHRM में है, फिर उसके बैकअप पे बहुत सारे डेटाबेसेस काम कर रहे हैं। तो वो जो डेटाबेसेस हैं वो HRIS से रिलेटेड है। ठीक है सर, आई गेट इट। ऐसा भी देखिए, आप ऐसा है कि जैसा कि एक वेबसाइट है कोई भी, आप वेबसाइट पर लोग आपको कहते हैं कि जाकर जो है आप इसके अंदर जो है वो अपना डेटा पुट करें, तो आप डेटा तो वहाँ पुट कर देते हैं। अब वो पीछे बैकअप पे जो सिस्टम है उसके लिए वो बाज लोग तो वर्ड पर कन्वर्ट कर लेते हैं, बाज लोग एक्सेल पे कन्वर्ट कर लेते हैं, और बाज लोगों के पास HRIS जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि उसको फिर इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो ये वाला जो है ये फ्रंट वाला हिस्सा है जहां से आप लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जी आगे बढ़े। जी सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं जी।
ये कुछ फंक्शंस हैं, वैसे तो आप लोगों को तकरीबन ये मालूम ही है, लेकिन हम दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा इन्हें रिव्यू कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन जो है उसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सबसे पहला इसको दो हिस्सों में इन्होंने अभी फिलहाल यहाँ पे नंबर 1 डेटा कलेक्शन और नंबर 2 डेटा मैनेजमेंट। Who should collect the data? What kind of data should be collected? How the data would be collected? And after the collection of the data, how it is segregated, यानी how it is categorized. तो इसके अंदर ये 3-4 चीजें हैं कि सबसे पहले जो है इसके अंदर डेटा जो है वो कहाँ से आएगा, ठीक है, और यानी कौन उसको कलेक्ट करेगा, और फिर वो डेटा जो है वो किस किस्म का होगा और किस तरह वो डेटा इनपुट इसके अंदर जो है वो होगा। तो ये डेटा कलेक्शन और डेटा एंट्री और फिर उसको डिफरेंट जो है सेग्रीगेशन यानी कैटेगरीज के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये डेटा कलेक्शन। फिर डेटा मैनेजमेंट है, यानी डेटा मैनेजमेंट के अंदर फिर वो जो डेटा आपके पास मौजूद है उसकी एडिटिंग है, उसकी इम्प्रूवमेंट है, उसे बेहतर करना है, ये भी इसका पार्ट है। जो डेटा स्टोरेज है, डेटा आगे आपने इंटर कर दिया, वो उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग होती है, तो स्टोरेज कैपेबिलिटी आपकी कितनी है। फिर आप वो जो डेटा है उसको अगर कोई बहुत पुराना डेटा आपके पास अवेलेबल है और आप उसे, या नया भी इवन है, उस डेटा को आप रिट्राइव करना चाहते हैं, तो ये रिट्राइवल ऑफ द डेटा भी इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि आप बहुत पहले इस्तेमाल करते थे फिर आपने छोड़ दिया, देन अब आपको उसकी जरूरत पड़ गई तो यू कैन रिट्राइव द डेटा फ्रॉम योर HRIS। इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी डेटा एनालिसिस के ऊपर, तो इवैल्यूएशन ऑफ द डेटा उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। डिसेमिनेशन के ऊपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीस थिंग। तो ये कुछ HRIS के फंक्शंस हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, और ये है कि अगर आप लोग कुछ इसके ऊपर भी कमेंट करना चाहें, कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। इसमें सर एक बात, जैसे स्टूडेंट्स का टेस्ट दिया जाता है या एम्प्लॉयमेंट का भी टेस्ट दिया जाता है और MCQs दिए जाते हैं और उनको स्कैन किया जाता है, स्कैन करने के बाद वो जल्दी से ही रिजल्ट आ जाता है, उसी दिन विद इन आवर रिजल्ट जाता है, तो इसका थोड़ा सा बताइए। जी जी जी, ये तो जो आप अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम की आप बात कर रहे हैं तो देखें वो HRIS बेसिकली आजकल जो है, ये वैसे तो छोटे छोटे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, ये भी HRIS का पार्ट है, लेकिन हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी हम जो है वो बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जरूरी है कि जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बस वही ऑनलाइन टेस्ट हो, और आपके पास जो पीछे डेटाबेसेस हैं वो सारे आपको सपोर्ट कर रहे हो, और वहीं पर आपको फौरी तौर पर जो है आपको बिल्कुल अगर रिजल्ट मिल रहा है तो दैट इज डेफिनेटली इट इज इंक्लूडेड इन द HRIS। लेकिन हम HRIS की बात कर रहे हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर भी पूरे सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम HR की बात कर रहे हैं कि HR जो काम करता है, या HR जो टेस्ट लेता है, या HR जो चीजें कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, या CV कलेक्ट कर रहा है, या ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है, या कंपनसेशन के हवाले से भी बात हो रही है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर उसके डेटा की यहाँ बात हो रही है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? अच्छा जी, यूजर्स ऑफ HRI, कौन आमतौर पर HRIS को इस्तेमाल करता है? एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, HR प्रोफेशनल्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनेजर्स जो अदर लाइन मैनेजर्स हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्लॉइज इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स, यानी CEOs या जो डायरेक्टर्स हैं वो कैसे HRIS को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं? सर बेसिकली वो अप्रूवल्स के लिए यूज होते हैं। HRIS जो है हम लोग को एक कंट्रोल देता है ओवर द मास्टर डेटा एंड कलेक्शन एंड ट्रांजैक्शन डेटा। डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स यूजुअली कंपनीज के कोई रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर अ सर्टेन थिंग, फॉर अ सर्टेन अप्रूवल। हम लोग को डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए तब जाकर वो ट्रांजैक्शन पास होगी, तो उस चीज के लिए हमारे पास डायरेक्टर्स होते हैं। फिर साथ में प्रोफेशनल्स और मैनेजर्स आ जाते हैं। जिस तरह से आपने बताया था कि डेटा जो होता है हर किसी को एक्सेस नहीं दिया जाता, उसको एक्सेस करने के लिए सुपरवाइजर्स अपॉइंट होते हैं। बेसिकली HRIS में एक ऑप्शन होता है सुपरवाइजर एक्सेस का, और वो एक्सेस अलाउ करता है कि वो सुपरवाइजर क्या कर सकता है, वो ट्रांजैक्शनल डेटा को अप्रूव भी कर सकता है,
और एम्प्लॉय के मास्टर डेटा को अपडेट कर सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है। और मैनेजर्स, आई थिंक मैनेजर्स भी उसी लेवल पे आ जाता है। आई एम नॉट श्योर उस प्रोफेशनल्स और मैनेजर्स में क्या डिफरेंस है, बट देन एम्प्लॉयज जो आते हैं तो वो सेल्फ सर्विसेज में आ जाता है कि अगर मैं एज एन एम्प्लॉय हूँ तो मैं अपने यूज़र आईडी से लॉगिन करूँ और फिर उसके बाद मुझे अगर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है या एब्सेंस रिक्वेस्ट करनी है तो उस चीज़ के लिए मैं एज अ यूज़र बन सकती हूँ। बिल्कुल ठीक बात है जी। और कोई इस पे अपनी बात सर एक जी एग्जीक्यूटिव एंड ये लड़की जो बोल रही है उसको बोलने दो भाई, आप तो वैसे बोलते रहते हैं, ये लड़कियां कम बोलती है। जी बोले। सर ये एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर्स जो HRIS का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि वो CEO ही लेते हैं ज़्यादातर डिसीजन, तो आप एनालिसिस करके जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिव करेंगे। और जैसा अभी फरिया मदी ने बताया था कि जो मास्टर डाटा होता है उसको आप चेंज करना हो, उसमें कुछ ऑल्टरनेशन करनी हो तो वो HR प्रोफेशनल्स वो कर सकते हैं, और एम्प्लॉयज़ के पास सिर्फ सर्च का ही ऑप्शन होता है। ओके ठीक है। और कोई कौन बोल रहा था भाई? जी सर। जी सर मैं तला बात सर मैं जी ये कह रहा था आप बोले। सर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास जो डाटा जाता है सर बहुत ही कंसाइज डाटा होता है, क्योंकि सर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एम्प्लॉय की डिटेल को जो है वो उस पर चेक करें। सर बहुत कंसाइज डाटा जाता है कि वो ओवरऑल जो है वो कंपैरिजन के लिए उसको यूज़ करते हैं, फिर डिसीजन के लिए तो ऑब्वियसली उसके बाद उसकी बेस पे लेते ही हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता बहुत कंसाइज और बहुत जो है एक शॉर्ट डाटा उनके पास जाता है जो ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करे। ओके ठीक है जी। अब आप मुस्तफा आप कुछ बोल रहे थे? जी सर। सर जैसे उमैमा और तला ने ये कहा, जो एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास बिल्कुल रिपोर्ट फॉर्म में डेटा जाता है, और अक्सर औकात जो आपके जो अप्रेजल्स वगैरह होते हैं या जो आपकी फाइनल होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग में अप्रूव कराया जाता है, ये चीज़ जो है रिपोर्ट फॉर्म में जाता है, और वो वहाँ पे जाके इसको अप्रूव वगैरह करा रहे होते हैं। इसके बाद जो भी के उनकी जो अप्रेजल्स होती है वो डेफिनेटली रैंकिंग्स होती हैं, तो उस बेसिस पे कि किसको क्या परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए, या अक्सर औकात ये भी होता है कि कॉस्ट कटिंग की बात चल रही होती है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही होते हैं जो डिसीजन टेकिंग करते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि हम कॉस्ट को किस तरह से मेजर करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि रिडंडेंसी ऑफ जो है, अगर जॉब्स हो रही हैं, अगर एक ही जो जॉब है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली देखा जाता है कि एफिशिएंसी किस तरह से है, किस तरह से इसको और प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें अक्सर टॉप मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स होते हैं ये सब काम कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से जी सर। जी बोले। HR प्रोफेशनल्स और HR मैनेजर्स होते हैं वो तो डेफिनेटली डेटा कीपर्स होते हैं। ये इनका मेन काम यही होता है कि HR से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है ये सारा मैनेज वो कर रहे होते हैं, और उसमें से प्रपोजल्स लेके बना रहे होते हैं कि इनको ट्रेनिंग करवानी है, इनकी लास्ट प्रमोशन कब हुई है, मतलब इस किस्म की जो चीज़ें अक्सर टॉप मैनेजर्स को जो और एग्जीक्यूटिव्स को ये चीज़ें निकाल के दे रहे होते हैं, ये लाइन मैनेजर्स को दे रहे होते हैं। जैसे आजकल एक और कॉन्सेप्ट चल रहा है, HR बिजनेस पार्टनर्स होते हैं जो कि आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं मैनेजर्स को भी, तो वो चीज़ जो है काफ़ी वहाँ पे हेल्पफुल होती है। मैनेजर्स होते हैं वो अपनी जो है ऑन रिक्वेस्ट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ और जो उनकी टीम होती है उसकी इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं कि कितने अवेलेबल हैं, क्या अगर कोई शॉर्टेजेस हैं तो वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इस लेवल पे लेके जो है अगर कोई अगर एक्सेस हो रहा होता है तो एक्सेस में फिर डेफिनेटली उनसे कहा जाता है कि आप अपने पास से जो है एम्प्लॉयज़ मूव करें या किसी और डिपार्टमेंट दे दें जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इस किस्म की चीज़ें भी होती है। जैसे किसी ने अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का भी कहा था कि अपना भी जो है वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे होते हैं, पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे लॉगिन करके अपना इंफॉर्मेशन वगैरह होता है, ईयरली प्लानर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही होती है, वो चीज़ें भी मतलब एम्प्लॉय अपना खुद मैनेज कर रहा होता है। ओके ग्रेट जी। सर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज। जी सिर्फ एम्प्लॉयज़ में एक पॉइंट सर में एम्प्लॉयज़ में सर उनका एक्सेस इस हद तक होता है कि जो कंपनी ने उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल है, लीव्स हैं या कुछ और बेनिफिट्स है, तो वो अपने ना एक्सेस कर सकते हैं कि मेरा इतना मेडिकल बैलेंस रिमेनिंग है, मेरा इतनी लीव्स बाकी है, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ के लिए वो यूजर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो हमारे साथ कुछ लोग थे जो
सैप के कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या बाकी किसी, तो वो कौन कौन है यहाँ पर हमारे साथ? सर मैं एसएपी में नहीं हूँ, मैं आईएफएस में हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? फारिया मदनी। अच्छा फारिया, फारिया आपने तो डिस्कस कर लिया ना आपने? जी सर। ओके, और कोई और भी था? और कौन था? सर मैंने वर्किंग की थी मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, तो आप जरा बताएं आपकी क्या यूजर्स के ऊपर आप बताएं जरा, थोड़ा सा कमेंट करें अगर आपने कुछ काम किया तो। सर HRMS पे वर्किंग कर रहा था मैं। ठीक है। बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग से लेकर के अटेंडेंस मैनेजमेंट और डेली डे टू डे जो लीव मैनेजमेंट वगैरह सब पे वर्किंग होती थी, डेली बेसिस पे उसको अपडेट करना। एंड मंथ एंड पे सर सैलरी प्रोसेस होती थी, वो HRMS के सॉफ्टवेयर के थ्रू होती थी। उसमें सारी डिटेल आ रही होती थी कि इतने वर्किंग डेज एक कैंडिडेट जो एम्प्लॉय है उसने इतनी डेज वर्किंग की है, और इतने अगर उसकी लीव है या इतनी लेट्स है तो उसमें डिडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी कैलकुलेशन हो जाती है। यूजर्स के बताओ, यूजर्स कौन कौन होते थे? HRIS के यूजर्स कौन कौन? यूजर्स कंपनी में जी सर वो बेसिकली स्पेसिफाई किया हुआ था। HR मैनेजर जो थे हमारे वो, और एक सीनियर HR ऑफिसर था वो उसको डील कर रहा था। बाकी ये मैं उस वक्त जूनियर लेवल पे था तो मैं एंट्रीज वगैरह कर देता था। अच्छा, तो आपको ज़्यादा उसके बारे में इल्म नहीं है। ओके, तो IT डिपार्टमेंट भी तो डेफिनेटली लाइजन होगा ना सर इसमें, अगर HRIS है तो? सर बेसिक HR के एम्प्लॉयज एसेस कर सकते थे उस डेटा को। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है IB HR डिपार्टमेंट का, और मैंने उनका HR का 65 इयर्स का डेटा जो है डिजिटलाइज किया था। वेरी गुड। तो सर मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि इवन डायरेक्टर HR उनका एक्सेस होता है और मैनेजर HR का, बस। इसके अलावा डिपार्टमेंट में भी हर एक को वो एक्सेस नहीं दिया जा रहा होता। डेटा का लेकिन उसके अलावा जैसे कि लाइन मैनेजर्स हैं उन तक कोई एक्सेस हो, जब कोई काम होता था तो वो हमसे लिंक शेयर करवाते थे, और फिर वो एक्सेस के बाद वो हम उसको जो है वो लॉक कर दिया करते थे। मतलब हर एक के हर वक्त के यूज में नहीं होता था, सिवाय डायरेक्टर HR के अलावा। ओके एग्जैक्टली सर, इसमें बेसिकली ऐसे ही होता था जैसे सर कौन मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन को ही जो है वो कहा जाता था, और वही कोई अगर डिटेल मालूम करनी या किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वगैरह चेक करना है तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल के बता देता था, और एक्सेस सिर्फ एक या दो कैंडिडेट्स के पास ही होता था। इवन ये क्या मैनेजर भी अगर कहते थे तो वो नहीं से कोऑर्डिनेट करते थे। अच्छा ठीक है जी। और कोई कमेंट करना चाहता है? ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। हमारे पास KE के अंदर से सैप है, और मैं HR में तो खैर नहीं हूँ, बट हमारे पास जिस तरह से चल रहा है मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास एक पोर्टल है एम्प्लॉय बेस के हवाले से मैं बात कर रहा था। हमें अटेंडेंस का एक्सेस दिया जाता है, अगर कोई लीव वगैरह होती है हम उसी पोर्टल के थ्रू ही यूज कर रहे होते हैं। अगर कोई मैनुअल होती है, लेट्स सपोज मैं अपने ऑफिस नहीं जा सका, हमारा जैसे बायोमेट्रिक वाला है, मैं अपने डायरेक्ट ऑफिस में नहीं गया तो मेरी अटेंडेंस मैन्युअली, मुझे अगर कहीं मीटिंग में जाना पड़ा या कहीं क्लाइंट के पास जाना पड़ा, मैं फिर अपनी मैन्युअल अटेंडेंस ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, तो एक अटेंडेंस फैक्टर है। इसके अलावा हमारा एक ESS पोर्टल होता है जहाँ पे मैं सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है वो मैं देख सकता हूँ रिलेटेड टू माय ऑर्गेनाइजेशन, जो लास्ट मैंने जहाँ पे काम किया है, मेरी पर्सनल फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह भी वहाँ पे ही वहीं उसी से ही बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्रोवाइड की जाती हैं। फिर एट द सेम टाइम हमारे एनुअल जो हमारे गोल्स और असाइनमेंट्स होते हैं वो भी एक पोर्टल है वहाँ पे सक्सेस फैक्टर के नाम से, वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं, और हमें ईयरली टारगेट्स दिए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने डिपार्टमेंट को लेकर चलना है, तो ये सारे वहीं से ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही होती हैं। ओके ग्रेट। अच्छा जी, अभी जो है मेरा ख्याल में यहीं पे मैं एंड करता हूँ। वैसे तो अभी तो काफ़ी लेक्चर में चीज़ें बाकी हैं, लेकिन आगे पढ़ेंगे, और भी क्लासेस आएंगी हमारी। सर सिर्फ एक पॉइंट रखना था। जी सर, मैं कह रहा था कि मैं एक काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल्स को जानता हूँ, 2-3 हॉस्पिटल है जो अब तक HRIS यूज़ नहीं कर रहे, वो अब तक पेपर वर्क में चल रहे। मतलब उन्हें लगता है कि पेपर वर्क ज़्यादा बेहतर है बदल HRIS के। सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसी तो बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो ये कर रही हैं। HRIS पे तो अभी कंपनियां गई। जी तो HRIS पे बहुत कम लोग हैं भाई, और एक तो बहुत कॉस्टली जो है ये सॉफ्टवेयर होते हैं,
और इस पर अभी जो छोटी कंपनियां हैं वो तो HRIS की तरफ नहीं गए, बड़ी कंपनियां बिल्कुल डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रही हैं और हॉस्पिटल बहुत सारे हैं। जी as well. सर बेसिकली मैं भी HR डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ सर। हमारे यहाँ इस तरह का HRM सिस्टम है कि लाइक जो HRMS का सिस्टम है उसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिक्रूटमेंट साइट का है तो उसके पास जो है राइट्स वो जो भी एक्सेस के होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। इसी तरह जो पेरोल साइट के जो एम्प्लॉयज हैं विद इन अ डिपार्टमेंट उनके पास राइट्स थोड़े से डिफरेंट है, लाइक लीव्स अप्रूव करने का या लीव्स अपडेट करने का, ये सारी चीजें होती हैं। एक तो ये विद इन अ डिपार्टमेंट की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम विद इन अ मतलब ऑर्गेनाइजेशन बात करें, मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ तो हर डिपार्टमेंट के पास इंडिविजुअली राइट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ HR में तो मैं परचेज के सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती, या मैं किसी और डिपार्टमेंट के सिस्टम को एक्सेस नहीं, HRM सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती। ये भी ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आपके साथ जो है वो एक कोर्स आउटलाइन शेयर करना चाह रहा हूँ अभी जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो वो आप एक नज़र देख लें अगर कुछ और कोई कुछ बोलना नहीं चाहता तो। अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता तो वो हम आउटलाइन देख लेते हैं, फिर अटेंडेंस लेंगे और फिर उसके बाद आप बिल्कुल जा सकते हैं। सर कोई बुक भी बता दें HRIS के लिए। सॉरी सर कोई बुक भी रिकमेंड कर दें। बुक भी रिकमेंड करेंगे ना, उसके अंदर बुक भी है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर देता हूँ ताकि जो है वो यही जहाँ तक हमने पढ़ा है वही रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाए और बाकी जो है एक्स्ट्रा चीज़ें